बहू, तुझे खरीद कर लाया गया है। बहू, भूल मत, तुझे खरीद कर लाया गया है। इस घर की बहू बनाने के लिए अच्छी खासी कीमत दी है हमने तेरे मायके वालों को। अब जो हम कहेंगे वही तुझे करना पड़ेगा। और खबरदार, जो अपनी जुबान चलाई तो। अपनी सास जानकी जी के विचार सुनकर बहू माधवी के कान सुन हो गई। भला उसे कब खरीद कर लाया गया और ऐसी कौन सी कीमत दे दी उसके मायके वालों को इन्होंने, जो वो इतना गर्व के साथ गिना रही है। उसने पलट कर अपने पति मनीष की तरफ देखा, पर मनीष तो अपनी नजरें मोबाइल में गुड़ाए चुपचाप बैठा हुआ था। पर जानकी जी का बोलना बस तुर जारी था। अरे, उसकी तरफ क्या देख रही है, इधर मेरी तरफ देख, मुझसे बात कर। माधवी ने जानकी जी की तरफ देखा तो जानकी जी बोली, अरे तेरे पिता की तो हैसियत भी नहीं थी तेरी शादी करने की। वो तो हम लोग थे जिसने शादी का पूरा खर्चा उठाया। अरे, बेटियों को लोग दहेज देकर विदा करते हैं, पर तेरे पिताजी ने शादी का हर खर्चा हमसे करवा दिया। अरे, लोग तो अपनी बेटियों के घर के पानी भी नहीं पीते, लेकिन तेरे पिता ने हमारा तो घर ही लूट लिया। और बदले में क्या दिया? अपनी ये निकम्मी और एहसान फरामोश बेटी, जो आज मेरे सामने खड़ी होकर जबान चला रही है। जानकी जी के मुंह में जो आ रहा था बस वही बोले जा रही थी। जानकी जी इस घर की मालकिन थी। पति तो बहुत पहले ही इस दुनिया से चले गए, लेकिन इस दुनिया से जाने से पहले वो अच्छी खासी संपत्ति छोड़कर गए थे, जिसका उन्हें बड़ा गरूर था। एक ही बेटा था मनीष, ना उसने अपनी पढ़ाई ढंग से की, ना ही कभी काम धंधे में उसका ध्यान लगा। एक तो 12वीं फेल और ऊपर से दिन भर अपने आवारा दोस्तों के साथ बस इधर उधर घूमता रहता था। ये अब उसकी शादी हो नहीं पा रही थी। जो लोग उसे अच्छे से जानते थे वो लोग तो अपनी बेटी देने को तैयार नहीं होते, और जो लोग शादी करने को भी तैयार होते तो उन तक की भी उसके निकम्मेपन की बात पहुंच ही जाती। आखिर संपत्ति कितनी ही क्यों ना हो, जब लड़का ही ना कमाए तो भला कौन अपनी बेटी देगा। और फिर उसकी आवारागर्दी, आखिर ऐसे में संपत्ति कितने दिन रहेगी। ऐसे में जानकी जी दूसरे राज्य से माधवी को ढूंढ कर लाई थी। माधवी पढ़ी लिखी थी। माधवी के पिता निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से थे। जब मनीष के लिए जानकी जी का रिश्ता लेकर गई थी तो उन्होंने साफ कह दिया था कि उनकी हैसियत नहीं है, इसलिए वो शादी सामूहिक सम्मेलन में करवाएंगे। लेकिन जानकी जी सामूहिक सम्मेलन में शादी करवाने को तैयार नहीं हुई। एक तो सामूहिक सम्मेलन और उनके स्तर का नहीं था, और दूसरा उसमें समाज के गणमान्य लोग मौजूद होंगे। कहीं उनकी पोल खुल गई तो शादी वहीं नहीं टूट जाती। आखिरकार उन्होंने माधवी के पिता को समझाया, देखिए समधी जी, आप फिक्र मत कीजिए, शादी का सारा खर्चा हम उठाएंगे। मेरा एक ही बेटा है और उसके लिए मुझे आपकी बेटी पसंद आ चुकी है। आपको जो देना है अपनी बेटी को दीजिए, पर मेरी भी अपने बेटी की शादी को लेकर अरमान है, वो मुझे पूरे करने दीजिए। आखिर समाज में जब से लड़कियों का अनुपात कम हुआ है तब से यह नई प्रथा चल पड़ी है, जहां लड़के वाले लड़की पसंद आ जाने पर शादी का खर्चा उठाते हैं, क्योंकि अच्छी पसंद आ जाने पर शादी का पूरा खर्चा उठाते हैं, क्योंकि अच्छी लड़कियां मिलना मुश्किल हो रहा है। यही सोचकर माधवी के पिता ने हाँ कर दी। माधवी के पिता के हाँ करते ही जानकी जी काफी धूमधाम से अपने बेटे की शादी करवाकर माधवी को घर में बहू बनाकर ले आई। माधवी के पिता से इतना बन पड़ा उन्होंने अपनी बेटी को दिया, लेकिन आज जानकी जी शादी का पूरा खर्चा उठाने का मतलब बहू खरीदना समझ रही है, तो ये गलत था। उन्हें लगता था कि वो माधवी की शादी का सारा खर्चा उठाकर उसे लेकर आई है तो माधवी सिर झुकाकर उनकी हर बात मानेगी। खैर, माधवी उनकी बात सिर झुकाकर मानती भी थी, लेकिन आज एक जरा सी बात पर जानकी जी ने ये सब सुना दिया। दरअसल जानकी जी सुबह पूजा पाठ करती थी, जिसकी तैयारी माधवी करती थी। वो तैयारी करने जा रही थी कि उसके पापा का फोन आ गया। उसने मुश्किल से 1 मिनट ही बात की थी। जानकी जी गुस्सा हो गई, बहू अब क्या इन लोगों से बात करती है, छोड़ उन लोगों को और यहाँ ससुराल में मन लगा। अब तेरी सारी जिम्मेदारी और फर्ज हमारे लिए है। तुझे पता है ना कि मुझे सुबह जल्दी पूजा करने की आदत है। मम्मी जी कैसी बात कर रही हैं आप, वो मेरे पिता हैं, ऐसे कैसे छोड़ दूं। और पापा तो सिर्फ हाल चाल पूछने के लिए ही फोन लगाते हैं, इसके अलावा तो कोई बात करते नहीं हैं। ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 मिनट ही तो बात होती है मेरी और उनकी। बस जानकी जी ने इसी बात को दिल पर ले लिया कि माधवी ने पलटकर उन्हें जवाब दे दिया, और उसी के बदले उन्होंने माधवी से इतनी बड़ी बात कह दी। पर माधवी से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने पलटकर जवाब दिया, माफ करना मम्मी जी, पर आप मुझे खरीद कर नहीं लाई हैं, बाकायदा अपने बेटी से शादी कराकर बहू बनाकर इस घर में लेकर आई हैं। हमने तो नहीं कहा था आपसे शादी का पूरा खर्चा करने के लिए। हम तो सामूहिक सम्मेलन में भी
शादी करने को तैयार थे, क्योंकि हम अपनी स्थिति बहुत अच्छे से जानते थे। पर आपने तो अपनी इज्जत के कारण इतना खर्चा किया था और अब उसे नाम कुछ और ही दे रही हैं। माधवी की बात सुनकर जानकी जी तमतमा गई। ये देखो, इस गरीब घर की लड़की को खाने को ज्यादा मिल गया तो सिर पर चढ़कर नाच रही है। एहसान फरामोश कहीं की। अरे, तुझे ऐसो आराम की जिंदगी दे दी, नहीं तो किसी गरीब घर में पड़ी होती। हमारा एहसान मानने की जगह हमारे ही सिर चढ़कर नाच रही है। मम्मी जी, मुझ गरीब घर की लड़की को बहू बनाकर आपने भी कोई एहसान नहीं किया है, और मुझसे बेहतर आप जानती हैं कि मैं आपकी बहू कैसे बनी। अपने परिवार की कमियों को ढकने के लिए आप मुझे बहू बनाकर लेकर आई, वरना यहाँ तो आपको बहू मिल भी नहीं रही थी। माधवी की बात सुनकर जानकी जी मनीष से बोली, देख तेरे कारण मुझे क्या क्या सुनना पड़ रहा है। अगर तू ही ठीक से पढ़ लिखा होता तो ढंग का काम करता तो कम से कम ऐसी बहू मेरे पल्ले तो नहीं पड़ती। अभी भी तो कमाने जाने लगा है, शादी से पहले ही कमाने लग जाता तो इतना सुनना तो नहीं पड़ता। मम्मी, अपनी गलती का ठिकाना मुझ पर क्यों मत फोड़ो। तुमने ही तो झूठ बोलकर शादी करवाई है। इसे पता चलने पर भी ये चुप रही। इतने दिन से तो उसने कुछ नहीं कहा। अब तुम ऐसी बातें बोलोगी तो वो पलट कर ही जवाब देगी। सम्मान दोगी तो सम्मान मिलेगा ना। और पहले कमा नहीं रहा था, लेकिन अब कमा रहा हूँ, अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो हूँ, उसमें भी आपको समस्या है। और वैसे भी शादी में आपने खर्चा अपनी इज्जत के लिए किया था। ये लोग तो सामूहिक सम्मेलन में भी शादी करने को तैयार थे, तो जब अपनी इज्जत के लिए पैसे खर्च किए तो इसे बहू को खरीदने का नाम मत दो। मनीष को माधवी के लिए बोलता देखकर जानकी जी चुप हो गई। आखिर बोलती भी क्या, जिस निकम्मे बेटे के लिए इतना कुछ किया था। अब तो वो बेटा भी बहू के पक्ष में बोल रहा था, और फिर वो गलत भी नहीं था। आखिर सम्मान दोगी तो ही सम्मान मिलेगा। आज इन्हें आमने सामने कर दिया तो रहना तो पूरी जिंदगी इन्हीं के साथ है। कहानी देखने के लिए धन्यवाद।